क्या है, और मन में घूमते हैं और टेलीफोन करके एक दूसरे से ऐसी बातें कहते हैं। तो मेन डिफिकल्टी और आप बाकी तो आपको सब मालूम है क्या सारी बातें मुनि जी बात तो बड़ी नहीं करी चर्चा रेडी हो आज ही डाल देते उनको बात तो कहने नहीं तो पहले કહેવાનું છે બાબુભાઈ તમારે કઈ કહેવાનું बात कर लेंगे सब मित्र अपने को जो बोलना है कि दे तो साथ में पीछे मिल जाए। हाँ सारी बात कर लें तो मेरे ख्याल में जाए तो मैं थोड़ी बात कर एक मुद्दा है जो आर्थिक तकलीफों में होती है यहाँ पर। आप जहाँ जहाँ भारत में दर्शन करके आए हैं वहाँ सब मित्रों को क्यों नहीं मिले, वो सब थोड़ा सा निशा हो सके बहन जी ने बताया उसके ऊपर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। जो मेरा लास्ट 18 ईयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, जितने भी अपना सन्यासी मित्र हैं, हमारे जो शुभेच्छु हैं, ऐसे मेंबरशिप टाइप में एक ये रख दिया जाए, एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया जाए, ईयरली एनुअल इतना देना पड़ेगा सबको। मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ हमको मदद दे सके हमारा आर्थिक व्यवस्था सुधारने के। इस तरह की एक सन्यासी है, एटलीस्ट अगर उसको 11 रुपया भी एनुअल रख दें, कोई बड़ी चीज नहीं देने के लिए, साल को 11 रुपया, और जैसे हमारे मेंबर्स हैं तो मंथली या ईयरली बात दिया जाए सबको। जो भी हमारे शुभेच्छु हैं या हमारे लिए इसको समझते हैं कि इसमें हमारे पास कोई अच्छा मार्ग में हम लोग जा रहे हैं, कुछ अच्छे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एनुअल उसके लिए बांध देना चाहिए ताकि कंट्रीब्यूट होता रहे और उससे सारा मेंटेनेंस होती रहे। एक बात ऐसी है कि अब तक अपना जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, एक ट्रस्टियों की कमेटी ट्रस्ट बना है और जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी नॉमिनेट करते हैं मैनेजिंग कमेटी, और वो मैनेजिंग कमेटी जो भी ट्रस्टी को कार्य कर रही है। लेकिन अभी तक इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसा माने जो भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं, इनको किसको किसको क्या क्या करना है और वो कैसे अपना काम बांटे अंदर आपस में, वो कुछ तय नहीं किया गया अभी। तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैनेजिंग कमेटी का जो भी अभी का भंडारण हो, वो भंडारण एक कमेटी बना के सौंप दे, और जो आजीवन सभ्य है अपने, वो आजीवन सभ्य को साथ में लेकर, और दूसरे भी जो प्रेमीजन है उन लोगों को साथ में लेकर एक डाक कमेटी बनाए, वो रजू करें सामने, और उसके मुताबिक कुछ काम आगे बढ़े। इलेक्शन का कोई तत्व आना चाहिए, सिर्फ नॉमिनेशन से तो ना चले, और थोड़ा बहुत जो आजीवन सभ्यों के लिए है वो कुछ इलेक्ट करें कमेटी को, और जिसको भी काम करना है वो आ जाए। आपको एक वक्त मिलने का मिले अखबारी में एक वक्त आपको मिल जाता, बनता ही है खाओ है नहीं ऐसी कोई आज से बना क्या देसाई जी कुछ है कम आता है देसाई जी नहीं कोई बात कुछ बात हो तो कह ले, फिर मैं बात कर लूं, जितनी बातें कही उनकी थोड़ी बात है। तीन चार बातें
एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि मुझसे जो लोग मिलने आना चाहें उनकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें दो तरह से हो सकता है। एक तो सरलतम ये है कि सप्ताह में एक दिन तय कर दें, उस दिन मैं 2 घंटे बाहर ही बैठ जाऊंगा, जिनको भी आना है कोई परमिशन का सवाल ही ना रहे। एक दिन तय कर लें, उस दिन जिसको भी आके मिल जाना है मिल जाए, बैठना है मेरे पास बैठ जाए। उसके लिए कोई स्वीकृति किसी से लेने की जरूरत ना हो। दूसरा, आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिन लोगों से आप किसी तरह का भी काम या सहयोग लेते हैं। एक लिस्ट आपको यहां लक्ष्मी के पास छोड़ देनी चाहिए। उसमें आपको प्रेफरेंस मार्क्स लगा देने चाहिए कि इन व्यक्तियों को तो हर हालत में कभी भी कोई भी स्थिति हो, इनका अगर आता है तो इन्हें मिलवाना ही है। तो नंबर 1, 2, 3 आपको ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि उसको सुविधा हो जाए। अन्यथा कठिनाई क्या होती है कि अगर दिन में 20 अपॉइंटमेंट दे दिए हैं और किसी का फोन आया और समय नहीं है मिलने का, तो उसको तो दुख होने वाला है। उसे इन 20 से कोई मतलब नहीं, यहां समय से कोई मतलब नहीं, मैं बीमार हूं इससे कोई मतलब नहीं, किसी बात से मतलब नहीं। और उसकी कठिनाई भी ठीक है कि अगर उसने 6 महीने में एक दफे मिलने के लिए मांगा है तो उसकी कठिनाई भी ठीक है कि 6 महीने में वो एक दफे मांगे और उसको मिलने को ना मिले। तो एक तो आप यहां एक सूची बना रखें। और कठिनाई इसलिए खड़ी होती है कि हमारे मन में अगर जरा सा कोई कुछ काम करता है तो उसका प्रतिकार लेने की तत्काल तैयारी होती है। अगर किसी के मकान में ध्यान की क्लास चल रही है तो इसका बदला भी मिलना चाहिए। ये ध्यान की क्लास कोई आनंद से नहीं चल रही है। अभी तक आपकी जो कठिनाई है और जिससे आप वर्कर्स खड़े नहीं कर पाते हैं वो केवल एक है, और वो कठिनाई मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो एक लिहाज से बनी रहेगी, क्योंकि मैं निरंतर समझाता रहता हूं आपको कि अहंकार छोड़ें, वो छूटता तो है नहीं। तो मेरी बात सुन के आपको लगता है अहंकार का कोई हिसाब नहीं रखना है, लेकिन आपको अहंकार का हिसाब रखना पड़े तो आपको ये कठिनाइयां ना आए जो आती है। तो मेरी बात सुन के आपको जम जाती है अहंकार का कोई हिसाब नहीं रखना, लेकिन जिससे आप 1000 रुपया लाते हैं उसका आपको 1000 रुपए का अहंकार पूरा करना चाहिए। नहीं आप करेंगे तो वो परेशानी खड़ी करेगा। ये मिलने जुलने का उतना सवाल नहीं है बड़ा, वो दूसरे ढंग से करेगा। उसको बैठने के लिए जगह आगे चाहिए, वो मिलने आए तो उसे पहले मिलने का मौका मिलना चाहिए, वो जब चाहे उसको उस वक्त मिलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन के हिसाब चलाएंगे तो आपको ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो आप तो लोगों को देख के व्यवस्था करें, मेरी बात देख के व्यवस्था मत करें। आप तो लोगों को देख लें कि जिनसे आपने कुछ लिया है, जिनसे कोई सहायता मांगी है, जिनका कोई आप उपयोग कर रहे हैं, उनको आपको उनके अहंकार को तृप्त करने का इंतजाम करना चाहिए। मैं किसी के अहंकार को तृप्त करने में सीधा सहयोगी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि जिस बीमारी से लड़ने के लिए मैं सारी ताकत लगाऊं उसको मैं सहयोगी बनूं, ये संभव नहीं है। तो वो आपकी बात है, वो आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किन किन को कष्ट होता है उनके लिए इंतजाम कर लें, जो जो आपके लिए सहायता पहुंचाते हैं उनकी फिक्र कर लें, प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, वो सारा आप कर लें, वो आपकी बात है। इसमें मुझसे कभी भी भूल के बात नहीं करनी चाहिए इस संबंध में। नहीं तो हमारी आकांक्षा ये होती है, हमारी आकांक्षा ये होती है, हमारा रस ये होता है। सब जगह जहां साधु संतों का कुछ काम चलता है वो सबका इंतजाम होता है पूरा का पूरा, तो तृप्ति मिलती है। अगर यहां आप आए हैं और यहां 20 लोग बैठे हैं और आपने कोई सहायता की तो मुझे कहना चाहिए कि देसाई जी आप आगे आके बैठो। वो मैं कभी कहता नहीं और आप भी नहीं कहते, तो मुसीबत की बात है। मैं कभी कहूंगा नहीं
बल्कि देसाई जी आगे आते होंगे तो उनको रोकूंगा कि आप पीछे बैठो, पीछे आए तो पीछे बैठना चाहिए, पर आपको थोड़ा फिक्र करनी चाहिए, नहीं तो आपको कठिनाई रोज आएगी। क्योंकि जब आप किसी से काम लेने जाते हैं तब आप इस भूल में मत पड़िए कि वो आपके काम को पसंद करके पैसे दे रहा है या आपकी कोई सहायता कर रहा है या कोई भी तरह की सुविधा जुटा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो आपके काम को प्रेम नहीं करता, लेकिन वो नंबर 2 है सदा। नंबर 1 उसका अपना अहंकार है। आपने उसके अहंकार को नंबर 2 पर रखा तो आप झंझटें खड़ी कर देंगे, फिर वो 25 बहाने खोजें। तो जो इसकी मूल जड़ में है वो इतना है कि आपको सारी की सारी फिक्र करनी चाहिए। अगर आपको लोगों से सहायता लेती जानी है, मैं नहीं कहता कि आप लेते जाएं, ये भी नहीं कहता मैं कि ये काम चलाना आपके लिए जरूरी है, ये भी नहीं कहता, लेकिन आपको अगर चलाना है तो आपको लोगों के मन को थोड़ी तृप्ति मिले ऐसी फिक्र कर लेनी चाहिए। आपकी मीटिंग हो तो उनको स्पेशल पास भिजवा दें, आपकी बैठक हो तो उनको स्पेशल निमंत्रण भिजवा दें, आपकी नई किताब छपे तो उनको स्पेशल कॉपी भिजवा दें, वो यहां मिलने आए तो उनको विशेष सुविधा दें मिलने की, और भी कुछ हो वो आपके लिए उनके लिए विशेष करें। तो आपकी इस संबंध की जो शिकायतें हैं वो टूट जाएंगी। और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसी शिकायतें करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन अगर 4 आदमी शिकायत करना शुरू कर दें तो वो बहुत जल्दी 40 मालूम पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं, कहते चले जाते हैं। तो जो भी आता है मुझे पूछ के उसको टाइम देते हैं। अगर मुझे पूछ के टाइम देना है तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं ये आदमी फिजूल भला उसने आपको 10,000 रुपए दिए हो, वो आधा घंटा मेरा खराब करेगा, तो मैं तो मना कर दूंगा। आप मुझे पूछे ही मत, आप ये सब इंतजाम बाहर ही कर लें। जिसको मिलाना हो मिला दें, जिसको ना मिलाना हो ना मिलाएं। इसमें मेरी सलाह मत मांगे, क्योंकि मेरी सलाह अगर अभी मुझसे पूछ के हो रहा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। इसमें ना तो लक्ष्मी का कसूर है और ना किसी और का कसूर है। लक्ष्मी मुझसे पूछ के जाती है कि ये आदमी वक्त मांगता है इतना, इसको देना है कि नहीं, तो मैं कहता हूं इतना वक्त नहीं देना, 5 मिनट का भी नहीं। वो 5 मिनट में उसको तृप्ति नहीं होती, और 5 मिनट के लायक भी उसके पास कोई बात नहीं है। ना उसे कुछ पूछना है, ना उसे कुछ करना है। तो अभी मुझसे पूछ के हो रहा है इसलिए तकलीफ हो रही है। मुझसे पूछना बिल्कुल बंद कर दें, वो आप जुम्मा ले लें। लक्ष्मी पूछे आपसे, मुझसे न पूछे, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तब आप व्यवस्थित कर लेंगे किसको मिलने देना, किसको नहीं मिलने देना। और ऐसा है, जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया है वो शिकायत नहीं करता फिरता, इसलिए वो आदमी नहीं मिल पाएगा तो कोई हर्जा, आपको तकलीफ नहीं होगी, चाहे उसको जरूरी रहा हो मिलना। लेकिन अगर वो नहीं मिल पाएगा तो कोई तकलीफ आपके काम में नहीं पड़ेगी। लेकिन एक गैर जरूरी आदमी अगर उसने आपके लिए कुछ किया है, वो नहीं मिल पाएगा तो आपको तकलीफ पड़ेगी। मुझसे पूछ के चलाइएगा तो तकलीफ जारी रहेगी। इसे बिल्कुल ही आपको मैनेजमेंट पूरा अपनी तरफ से कर लेना चाहिए, तो जरा तकलीफ उसमें नहीं होगी, कहीं तकलीफ नहीं होती। क्योंकि जो लोग परेशान कर सकते हैं वो लोग, उनको तो मौका मिल जाता है। जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते उनका कोई सवाल ही नहीं है। वो शिकायत भी नहीं करने आते हैं, वो शिकायत करने की हैसियत में भी नहीं होते, और आप उनकी शिकायत का कोई मूल्य भी नहीं मानेंगे। आपको भी शिकायत का मूल्य नहीं है, उस शिकायत के पीछे जो आदमी खड़ा है उसका मूल्य है। उसने ये किया था, अब हम उसके पास दोबारा कैसे जाएंगे? उसने 10,000 रुपए दिए हैं, अब हम दोबारा कैसे उसके पास? या जब दोबारा आप मांगने जाएंगे तब वो सब शिकायतें रख देगा। लेकिन जिसने 1 रुपया नहीं दिया, जिस पे 1 रुपया देने को नहीं है, ना वो शिकायत रखने वाला, ना उसकी शिकायत का कोई मूल्य है, ना वो आपके पास आने वाला, ना आप उसके पास जाने वाले। तो अड़चन केवल इतनी है, तो इसको आप व्यवस्थित कर लें। इसको मुझ पे छोड़ी मत, इसको मुझ पे छोड़ने में कठिनाई होगी। क्योंकि मैं देखता हूं एक आदमी 10 दफे मिल गया है, उससे मैं कह रहा हूं वो ध्यान करे, वो करने को राजी नहीं है। वो 11वें दफे फिर हाजिर है फोन करके कि मैं मिलने आना चाहता हूं।
तो मैं तो उसको मना करूंगा। मुझे ये हिसाब मैं नहीं रख सकता हूं उसने आपके लिए क्या इंतजाम किया, क्या नहीं किया है। ये कठिन जरा भी नहीं है, लेकिन इसको व्यवस्था मेरे साथ कुछ भी जोड़कर रखेंगे उसमें आपको अड़चन आएगी। और 2-4 लोग सारी बात को चलाते रहे। अगर मुझ पे छोड़ना है तो फिर आपको इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि उनको कह देना चाहिए कि मुझसे पूछा जा रहा है। और अगर कोई भी जिम्मेवार है तो मैं जिम्मेवार हूं, तो उनको आपको कह देना चाहिए कि हम आप क्या करते हैं इस वजह से आपको नहीं मिलाते। मिलना ना मिलना मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है कि मिलना इस वक्त जरूरी है तो मैं इसी वक्त मिल लूंगा। मुझे लगता है गैर जरूरी है, फॉर्मल है, अधिक तो फॉर्मल है मिलने वालों का काम, जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको मिलना चाहिए। अगर उनको बिल्कुल छूट दे दें, ना रोकें तो शिकायत नहीं आती, लेकिन मेरा पूरा समय खराब करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा नुकसान की बात है। जबलपुर में वैसे ही रखा हुआ था, कोई रुकावट नहीं रखी थी, तो मैं सुबह से रात तक मिलते रहता था। जो आदमी आके बैठ गया वो 3 घंटे भी बैठा हुआ है तो भी मैं बैठा हुआ हूं, तो ठीक है। फिर लोगों की आदतें बन गई, मतलब वो रोज उनको नियमित आना चाहिए। तो बन गए लोग कि वो ठीक 5 बजे जो आने वाला वो 5 बजे रोज आके बैठेगा। उनको रोकने, उनको भी कष्ट होता है, जो रोज मिलते हैं उनको भी रोकने में कष्ट होगा। तो तकलीफ ये है कि मुझ पे मत छोड़ें जरा भी। आप अपनी व्यवस्था कर लें और आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, और जिन जिन को मिलवाना है उनको मिलवाएं, जिनको नहीं मिलवाना मत मिलवाएं। सबको मिलवाना है सबको मिलवा दें, उसकी फिक्र छोड़ दें। वो उतना बड़ा सवाल नहीं है, वो बड़ा सवाल नहीं। आपको अड़चन परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी आप बात नहीं समझ रहे, मेरी आप बात नहीं समझ। आपको तू नहीं समझी ना उस आपको अंदाज नहीं है, उस 1.5 घंटे में आप रोज उन्हीं लोगों को यहां बैठे हुए पाएंगे। मेरा 1.5 घंटा जरूर खराब करेंगे आप, लेकिन वही लोग रोज यहां 1.5 घंटे बैठे रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, मैंने देखा भी। वही लोग रोज 1.5 घंटे बैठे रहेंगे। मुझे अड़चन नहीं है उसमें भी, वो 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, सब कोई उपयोग नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि जो शिकायतें कर रहे हैं वो उसमें आएंगे तो आप गलती में। वो जितने शिकायत करने वाले हैं वो स्पेशल और प्राइवेट और अकेले में समय चाहते हैं। इसमें तो बेचारे वो आ जाएंगे जिनने आपसे कभी शिकायत नहीं की इस 1.5 घंटे में। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मेरे अनुभव से कह रहा हूं। इस 1.5 घंटे में वो लोग आएंगे जिनने कभी शिकायत नहीं की। जो वहां मीटिंग में सुन लेते थे वो यहां आकर बैठते हैं, और जिनने शिकायत की उनको स्पेशल अलग वक्त चाहिए, वो जारी रहेगा। क्योंकि शिकायत का कारण मिलने का मामला नहीं है, वो तो मीटिंग में भी मुझे सुन लेते हैं, कैंप में भी सुन लेते हैं। वो उनको पृथकता मिलनी चाहिए, वो उसकी है। वो तो 1.5 घंटे वो नहीं होगा। अभी मैं देखता हूं ना, कैंप में दोपहर मिलने का वक्त देते हैं, फिर भी मैं दिन भर मिलता हूं लोगों से उसके बावजूद भी। क्योंकि वो जो खास जिनको आप आदमी कहते हैं वो कहते हैं वो 1.5 घंटा तो सब लोगों के लिए, हमारे लिए अलग से 10 मिनट कोई रखते हैं। उस सब लोगों की भीड़ में वो नहीं आना चाहते। तो वो सब लोग कौन है? बड़ा मजा, वो 1.5 घंटा मेरा अलग ही खराब होता है। और जिनको चाहिए था वक्त, जो शिकायत करने वाले, उनको सुबह चाहिए। रात 11 बजे तक मैं रोज बात कर रहा हूं कैंप में। वो आपको ख्याल में नहीं कि मीटिंग से उठ के मैं गया तो 10:30 बजे वहां पहुंचता हूं, तो फिर वहां तैयार हैं लोग। सुबह की मीटिंग के बाद गया, लोग वहां तैयार। सुबह 8 बजे से जो शुरू होता है वो रात 11 बजे तक कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि आपकी 3 मीटिंग चली रही है, मिलने का वक्त चल ही रहा है, और फिर जिनको स्पेशल चाहिए उनका चल ही रहा है। अब उसमें कठिनाइयां ऐसी हैं कि जिनके लिए आप वक्त निकालते हैं वो उसमें नहीं आने वाले, और मेरा जरूर वक्त लगवा देंगे आप।
उससे कुछ हल नहीं होगा। वो मैं करके देख लिया हूं, उससे कुछ हल नहीं होगा। वो तकलीफ तो जो है वो आप नहीं पकड़ते हैं। तकलीफ मिलने की तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनके थोड़े अहंकार को तृप्ति मिलनी चाहिए, उसका आप इंतजाम करें। मिलाने से कुछ नहीं हल होने वाला है। हम मिलाने में भी उसका इंतजाम कर लें तो उनको तृप्ति होगी। एक और ऐसा भी मत सोचें कि इससे मुझे कोई अड़चन होगी। मेरा उतना ही टाइम लगेगा जितना अभी लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा मत सोचें कि मुझे अड़चन होगी अगर आप व्यवस्था लेते। मुझे अड़चन नहीं होगी। फर्क इतना ही पड़ेगा कि अभी जिनको जरूरी उनके लिए समय मिलता है, तब जिनके लिए जरूरी नहीं उनको भी समय मिलेगा, और कोई फर्क नहीं। समय तो मेरा उतना ही जाना है, इसलिए तो उसमें दुख की बात नहीं। समय उतना ही जाना है। और कष्ट तो ऐसे हैं कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। खाना खाने में बैठूंगा, अगर नहीं रोकें तो 10-20 लोग खाते वक्त इकट्ठे हो जाएंगे, मैं खाना भी नहीं खा पाता। अगर रोकें तो कष्ट होता है। डॉक्टर मना कर गया कि खाते वक्त यहां नहीं बैठने देना। हिम्मत भाई यहां आके बैठे थे। वो जब भी आते खाते वक्त आएंगे, उस वक्त सुविधा से बातचीत हो जाती। ये लोग खाना लेके झबेर वगैरह बाहर से आए, इन्होंने देखा हिम्मत भाई बैठे थे, लोग दरवाजा अटका के वापस ले गए कि चले जाएं। तब हिम्मत भाई लोगों को कहते फिरते मैंने हाथ का इशारा कर दिया कि अभी मत लाओ, अभी यहां बैठे हुए हैं। और वो सब जगह फोन करते फिरते हैं कि मैं वहां कदम नहीं रख सकता क्योंकि मुझे निकाला गया वुडलैंड से। उनसे कोई बात ही नहीं हुई है, मगर हाँ ये लोग खाना वापस ले गए, ये उनके लिए भारी कष्ट की बात होगी। अब इस सबके लिए क्या करना है? कष्ट बड़े अजीब हैं। तो खाना भी मुश्किल हो जाता है। 20 लोग यहां बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात चलाएंगे। अगर आप भीतर आते हो, मैं आपसे ये ना कहूं कि आइए, तो भी कष्ट होता है। तो मैं खाना खाते अगर 20 लोगों को आइए भी कहता रहूं तो भी खाना मुश्किल हो जाता है। तकलीफें मिलने की नहीं है बड़ी, क्योंकि मैं दिन भर मिल ही रहा हूं। और मांग बढ़ती चली जाती है। मैं देखता क्या हूं कि अगर एक व्यक्ति को आज मिलने दिया तो वो अभी मुझसे कहता है कि मुझे हर 7 दिन में वक्त चाहिए। 7 दिन में वक्त देने लगी, वो कहेगा मुझे 3 दिन में वक्त चाहिए, क्योंकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। उसको अच्छा लगता है, आनंदपूर्ण लगता है कुछ, लेकिन इसका इंतजाम कैसे करिएगा? इसलिए हुआ क्या इस मुल्क में, इसका परिणाम यह हुआ था कि एक नई व्यवस्था हमने दर्शन की इस मुल्क में निकाल दी थी। उसमें कुछ बातचीत नहीं करनी, सिर्फ दर्शन करना। मगर दर्शन करने वाले साधु से आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती, ये आप ध्यान रखो। दर्शन ही मिल सकता है। अगर मुझे सहायता आपकी करनी है तो फिर मुझे आपको समय देना पड़ेगा, और अगर मुझे आपको समय देना और सहायता करनी है तो हमें समय की चॉइस भी करनी पड़ेगी, लोग भी चुनने पड़ेंगे, वक्त भी बांटना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर दर्शन ही रह जाएगा। आप आ जाइए, दर्शन करके चले जाइए। तो रमन महर्षि के पास यही हो रहा था, दिन भर खुला रहता था, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सहायता क्या होने वाली है? वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं अपने तख्त पर, और लोग सुबह से शाम तक दर्शन कर रहे हैं। वो सो भी रहे हैं तो भी दर्शन चल रहा है। तो करते रहें आप। अगर मेरी दृष्टि वैज्ञानिक है, मैं सोचता हूं जिसको सहायता पहुंचानी है, जिसके लिए काम करना, उसके लिए जरूर वक्त होना चाहिए। लेकिन वक्त भी हमारी आदत और हैबिट नहीं बन जानी चाहिए कि वो कोई हमें रोज की उसकी जरूरत है। जब जरूरत हो तब जरूर, उसमें कोई अड़चन नहीं है। मेरे भी ख्याल में है कि किसको जरूरत है। कभी तो मैं भी खबर करवाता हूं कि फलाने आदमी को बुला लेना कि वो मिल जाए आके, क्योंकि मेरी नजर में किसको जरूरत है, क्या जरूरत है। तो 2 बातें हैं, अगर मुझ पे छोड़ते हैं तो ये तकलीफ थोड़ी जारी रहेगी। और लक्ष्मी की जो शक्ति दिखाई पड़ती है वो उसकी शक्ति नहीं है, वो मेरी व्यवस्था ही है। और जिस व्यक्ति को भी मना करना है
वो बुरा लगने लगेगा। और ऐसा नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है कि वो प्रेम से बोले, वो बिल्कुल प्रेम से बोले तो भी मना करेगा तो प्रेम दिखाई नहीं पड़ेगा। और जिसको दिन भर वही करना है उसके भी प्रेम की सीमा है। हालांकि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो अकेले कर रहे हैं। वो सुबह से दिन भर इसको मिलना है, उसको मिलना है, वो दिन भर उसको वही काम। कोई घंटा मांगता है, कोई 1.5 घंटा मांगता है, कोई कहता है कि मुझे तो आधा घंटा चाहिए। अब वो उसको अगर मना करना है, कोई मद्रास से आया हुआ है, कोई कलकत्ता से आया हुआ है, वो कहता मैं कलकत्ते से चला आ रहा हूं और मुझे तो 1 घंटा चाहिए। उसको सुबह से शाम तक मना करना है। मना करने वाला आदमी एक तो बुरा लगेगा ही, जिसको मना सुनाई पड़ेगी उसको, वो कितने मीठा करेगा। और फिर मेरा मानना यह है कि उसकी मिठास भी जल्दी मर जाएगी, क्योंकि वो रूटीन काम है। इधर में बहुत लोगों को वो काम देख कर दे चुका है। रमन भाई के पास वो काम था तो वो सब लोगों को लगने लगे कि वो आदमी कठोर है, उनकी सरल आदमी चाहिए, प्रेमी आदमी चाहिए। जो शिकायत करते थे अनूप, उनको वो काम दिया, वो अनूप कठोर हो गए लोगों के लिए। अब अनूप लक्ष्मी की शिकायत आज करते, क्या इसको क्या किया जाए, इसको किसको सौंपा। वो काम ऐसा, मेरी अपनी समझ ये है कि व्यक्ति उतना बड़ा सवाल नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं कि वो काम व्यक्ति को उस तरह का ढाल लेते हैं। काम का भी नेचर होता है। जिसको दिन भर मना करने का, रोकने का काम है, वो कठोर दिखने लगेगा और कठोर हो भी जाएगा। वो सारा काम का ढांचा ऐसा है, वो करेगा क्या। फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी रहे उसको संभालना है कि वो जितने प्रेम से बन सके। लेकिन मैं जानता हूं इससे कोई शिकायत में फर्क नहीं पड़ता, शिकायत जारी रहती है वैसे। तो मैं ये मानता हूं कि इसको आप सबको ये कहना शुरू कर दें कि लक्ष्मी का कसूर नहीं, किसी का कसूर नहीं है, मेरी व्यवस्था है। मैं जिस व्यक्ति को समझता हूं उसको मैं तत्काल वक्त देता हूं, जिसको नहीं समझता हूं नहीं देता हूं। अगर मैं नहीं देता हूं वक्त, तो समझना चाहिए कि तुम्हें वक्त की बिल्कुल जरूरत नहीं और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। या तो इतनी हिम्मत जुटा ले, और या फिर ये मुझ पे छोड़ ही मत, ये अपना इंतजाम कर ले। लक्ष्मी से बेहतर कोई संभाल सकता हो, जिसको लगता हो कि ये मीठा संभाल लेगा, उसको बिठा दे, उसमें कोई अड़चन नहीं। एक व्यक्ति को इसी के लिए रखने को सिर्फ इतनी काम करेगा, लोगों को टाइम देने का, नहीं देने का, और तब आपको 2 महीने में अंदाज हो जाएगा कि उस आदमी की शिकायतें आनी शुरू हो गई। कठिनाई जो है वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मेरा मतलब ये है कि समय कम है, लोग ज्यादा हैं, इसलिए कठिनाई। सारी कठिनाई इकोनॉमिकल है। दिन में कितने लोगों को आप मिला सकते हैं। प्रचार आप बढ़ाते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, मिलने वाले उत्सुक लोग बढ़ते जाएंगे। मैं अकेला बना रहूंगा, समय की सीमा उतनी ही रहेगी, काम बढ़ाते आप चले जाएंगे, तकलीफ बढ़ने वाली है। इसमें जो तकलीफें बढ़ती नहीं, अगर यहां कोई फीस हो तो तकलीफ नहीं बढ़ेगी। जितने लोग बढ़ते जाएं उतनी मिलने की फीस बढ़ाते चले जाएं, तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो तकलीफ आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे 200 आदमी सुनते थे तब भी मेरे पास टाइम इतना ही था, 20,000 आदमी सुनते तब भी मेरे पास टाइम उतना ही है। आप चाहते क्या है? ये 20,000 आदमी मिलना चाहेंगे अब, तो मेरा टाइम तो नहीं बढ़ गया कोई 20 गुना, वो तो उतना ही का उतना है। तो ये इन सबको कैसे आप तृप्त करिएगा? तो 2 ही रास्ते हैं। या तो आप इसमें चुनाव कर लें कि जो हमारा काम करता है आर्थिक व्यवस्था, किसी भी तरह चुनाव कर लें, कोई भी चुनाव कर लें, भाई इस कैटेगरी के लोगों को मिलाएंगे, बाकी को नहीं मिलाएंगे, तो वो कैटेगरी आपकी तृप्त हो जाएगी। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये कि मुझ पे छोड़ दें कि जिससे मैं मिलना चाहूंगा मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा, तो भी एक कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं मेरी कैटेगरी मतलब की होगी, आपकी कैटेगरी मतलब की नहीं हो सकती। इसको इस तरह प्रचारित करना शुरू करें कि ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आपने चाहा कि मिलना है तो मिल लूंगा मैं। हाँ। नहीं करूं, उनको सबको ना मैं समझता हूँ, मैं नहीं, इसका अभी तो अपने वर्कर्स और मित्रों के ख्याल में नहीं है। जब भी कोई शिकायत करे भविष्य में, तो इसकी 2, 3, 4 अखबारों में अपने खबर निकाल दें, सारे मित्रों को खबर कर दें,
कि आपने मिलना चाहा, इससे जरूरी नहीं कि मैं मिलूंगा। गुरु के इच्छा पर है, मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल वक्त है जरूरी और आपको मिलने के बिना नहीं चलेगा और आपके लिए कोई सहायता पहुंचानी जरूरी, तो मैं मिलूंगा। इसलिए मुझ पर छोड़ दें, आप इन्फॉर्म कर दें यहां फोन से और मुझ पर छोड़ दें। ये चुनाव, तकलीफ तो ये होती है कि मैं मिलना चाहता हूं और कोई रोक रहा है। तकलीफ ये है, मुझे चिट्ठियां आती वो ये है कि आप मिलने को तैयार हैं, हम मिलना चाहते हैं, बीच में कोई रोक रहा है। बीच में कोई नहीं रोक रहा है, ये उनको साफ कर दें, इसमें अड़चन कम होगी। और दूसरी बात ये ध्यान में रख लें कि जिनको भी मित्रों से आप सहायता लेने जाते हैं, उनको सहायता लेते वक्त भी आप कह दें कि अनकंडीशनल है। सहायता लेने के बाद भी उनको बता दें कि इससे कोई कंडीशन नहीं है, मुझ पे कोई कंडीशन नहीं है इसकी, ये आप अपने प्रेम से दे रहे हैं। अगर वो आदमी कहता है मैं प्रेम से नहीं दे रहा, मैं तो उसको नोट कर लें कि हम नोट कर लेना चाहते हैं कि आप प्रेम से अनकंडीशनल देते हैं कि आप सशर्त कंडीशनल देते हैं, कि आपकी कोई कंडीशन पीछे होगी ताकि हम उसको पूरी करें, ताकि आपको कोई अतृप्ति ना हो। आप नोट कर लें कि हमने 10,000 रुपए लिए हैं, ये आदमी कहता मेरी कंडीशन है कि जब मैं मिलना चाहूंगा तो मुझे मिलवाना, तो कंडीशन पूरी करें। नॉन कंडीशनल है सहायता, तो नोट कर लेंगे नॉन कंडीशनल है, तब वो शिकायत नहीं कर सकेगा दोबारा आपको। वैसी कोई व्यवस्था करें, क्योंकि वो तो बढ़ती जाएगी, अंदाज तुम्हें नहीं है, वो संख्या बढ़ती जाएगी लोगों की। हिंदुस्तान के बाहर काम पहुंचेगा, वहां से लोग आएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में काम पहुंचेगा, वहां से लोग आएंगे। तो तुम्हें च्वाइस तो करनी ही पड़ेगी किसी तरह की, चाहे धन से करो, चाहे साधना के हिसाब से करो, चाहे बुद्धिमत्ता के हिसाब से करो, कोई हिसाब से कोई कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि इनको मिलने देना है, नहीं तो असंभव हो जाएगा। और मेरी मान्यता यह है कि इसके दो ही उपाय हैं, या तो मुझ पे छोड़ दें, तो बीच में किसी पर जुम्मा मत डालें। वो जो भी आदमी बीच में है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, बस मेरी खबर दे रहा है, आपको उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें अड़चन क्या होती है? इसमें अड़चन ये होती है कि मित्रों की भी इच्छा ये होती है कि कोई दोष आया तो वो खुद ले लें, मुझ पे ना डालें, उससे भी अड़चन होती है, उससे भी अड़चन होती है। नहीं, वो दोष मुझ पे डालने आपको कम अड़चन होगी, लंबे अरसे में, साल 2 साल में लोगों को साफ हो जाएगा। मैं आदमी ऐसा हूं कि मिलना होता तो मिलता हूं, नहीं मिलना होता नहीं मिलता हूं। आपकी तरफ से निर्णय नहीं होता मिलने का, मिलने का मेरी तरफ से होता है। गुरुजीएफ था तो महीनों क्या सालों भी नहीं मिले, और ऐसा भी नहीं था कि न मिले, बुला ले टाइम पर, टाइम दे दे और न मिले, कि आप 1000 मील से यात्रा करके आए हैं, उसने टाइम दिया है, खबर दी है कि ठीक 5 बजे फलां जगह आके मिल जाओ, और 5 बजे आप बैठे हो, वो खबर भेज दे कि नहीं मिल सकूंगा। जाहिर हो गया 2-4 साल में लोगों को कि अगर आपको जाना है, इतनी लंबी यात्रा आपने रिस्क पे कर रहे हैं, आप जरूरी नहीं है उसका मिलना। फिर भी ऐसा भी नहीं कि एक आध आदमी का पब्लिक मीटिंग रखेगा और पब्लिक मीटिंग में एन वक्त पे जाके कह देगा कि नहीं बोलूंगा, शिकायत खत्म होगी थोड़ी देर में। लोग जाहिर हो गए भाई ठीक है, इस आदमी को सुनना हो तो ये समझ के जाओ कि शायद बोले न बोले, आए ना आए। तो अभी तकलीफ क्या होती, आप मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं। कहीं कह देंगे कि तरु की गलती हो गई होगी, उसने ऐसा कह दिया, देसाई की गलती हो गई होगी, उन्होंने ऐसा कह दिया, वो तो बहुत प्रेमपूर्ण है, बीच में किसी ने बाधा डाल दी होगी। ऐसा मत कहें, कहते हैं वही ऐसे आदमी हैं, गलत सही जैसे भी हैं, वो जिसको मिलना मिल लिए होंगे, नहीं मिलना नहीं। और जिससे सहायता लेते हैं उससे कंडीशन की बात कर लें, भाई आपकी कोई कंडीशन हो तो हम याद रख सकें ताकि पीछे शिकायत ना हो। अगर कंडीशनल नहीं, नॉन कंडीशनल है तो हम याद कर लें कि हमें आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। एक दूसरी बात, व्यवस्था का जो सवाल है उसमें 2-3 बातें ख्याल ले लेनी चाहिए। एक तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के मैं पक्ष में नहीं, क्योंकि मेरा मानना नहीं है कि इलेक्शन से कोई काम हो सकता है। हाँ, इलेक्शन हो सकता है और बड़ा काम दिखाई पड़े, क्योंकि इलेक्शन कोई छोटा काम नहीं, मगर काम नहीं हो सकता। हाँ, मजा आएगा
और वर्कर्स में रस पैदा हो जाएगा। आगे पीछे ऊपर नीचे होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन उससे काम नहीं होगा। मैं नहीं मानता हूं कि उससे काम होगा। दुनिया में जो सबसे कम काम करना हो किसी भी व्यवस्था को, तो उसको इलेक्शन पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ही इतना बड़ा काम है कि फिर और कोई काम बचता नहीं। तो मैं नहीं मानता। तो मैं तो मानता हूं कि ऊपर से नॉमिनेशन हो, अगर काम करना है, हाँ लोगों को तृप्त करना है, सबको तृप्त करना है, तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। काम दूसरी बात है। सबको तृप्त करना है तो ठीक है, आपके 1000 मेंबर्स हैं, इलेक्शन करिए तो सबको रस आएगा, सब बैठक में भी आएंगे, क्योंकि हराने जिताने का, पार्टी बनाने का, गुट बनाने का सब उपाय शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे काम वाम नहीं होगा। अब काम करना है तो उससे काम नहीं होता, और सारी शक्ल पॉलिटिकल हो जाती भीतरी अर्थों में। तो मैं तो कोई इलेक्शन के पक्ष में नहीं, मैं तो सीधे नॉमिनेशन के पक्ष में हूं। वो झंझट में मैं नहीं डालना चाहूंगा। ना कॉन्स्टिट्यूशन होने का मैं कोई अर्थ समझता हूं, ना कुछ और। ये तो जहां काम नहीं करना है वहां ये सब चीजें बड़ी अच्छी हैं। काम नहीं करना हो, काम करते हुए काफी दिखाई पड़ना है, तो लाइन्स है, रोटरी है, काम वाम कुछ नहीं करना है, मगर गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है और प्रेसिडेंट है और सेकंड प्रेसिडेंट है और चल रहा, वो भारी भारी काम में लगे हुए हैं सब, और काम वाम कुछ नहीं करना है। काम वाम से क्या लेना देना है? तो उसके तो मैं रस में नहीं हूं। हाँ, ये मैं जरूर जानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था के अनुसार काम हो सके इसकी चिंता करें, लेकिन इलेक्शन पर खड़ा करने का सोचे ही मत, भूल के भी मत सोचिए। दूसरी बात यह है कि काम के बंटवारे की जरूर चिंता करें। लेकिन हम सब यहां कहते हैं कि बंटवारा होना चाहिए, लेकिन बंटवारा किसको कर दिया जाए? तो कौन व्यक्ति कौन सा काम करने में उत्सुक है, उसको ऑफर करना चाहिए। जहां इलेक्शन न हो वहां ऑफर करना चाहिए। आनंद भाई को लगता है कि ये काम मैं ईश्वर बाबू से बेहतर कर सकूंगा, तो कमेटी के सामने उनको ऑफर कर देना चाहिए कि ईश्वर बाबू ये काम कर रहे हैं, इससे बेहतर मैं कर सकूंगा। तो मैं मानता हूं कि वो काम उनको दे दिए जाने चाहिए, कमेटी उनको दे दे, 6 महीने के लिए दे दे कि भाई ठीक है, ईश्वर बाबू से बेहतर तुम 6 महीने करके दिखाओ। अगर ये तुम बेहतर करते हो तो बड़ी खुशी से हम छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर बाबू भी इसलिए कर रहे हैं कि वो बेहतर हो सके। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन की जगह ऑफर ज्यादा योग और ज्यादा बुद्धिमानी की बात है। इलेक्शन तो बड़ी उल्टी चीज है। आप कोशिश करते हैं कि आप चुने जाएं, और फिर भी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, आपको पद वगैरह में कोई उत्सुकता नहीं हो, तो आप काम के लिए। ऑफर बिल्कुल उल्टा है। ऑफर बिल्कुल उल्टा है। आप किसी को कहने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ ऑफर करते हैं अपना कि मैं इस काम को फला व्यक्ति से बेहतर कर सकता हूं, ज्यादा मेरे पास सुविधा है, ज्यादा इस संबंध का मेरा ज्ञान है, ज्यादा मेरे पास समय है, तो ये काम मुझे 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटली कमेटी दे दे। तो आपकी कमेटी उसको नियुक्त कर दे कि ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली 6 महीने करो। अगर वो बेहतर करता है तो उससे खींचे काम को, अगर वो बेहतर नहीं करता तो वापस लौटा दें। ऑफर करने की फिक्र करें। इसको मैं ज्यादा योग और धार्मिक बात समझता हूं, और ज्यादा विनम्र। दिखती उल्टी है, दिखती उल्टी है कि एक आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं लहरू से ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूं, मगर इसको ज्यादा विनम्र मानता हूं कि किसी बात कहना ठीक। अभी क्या करते हैं आप? उल्टा करते हैं। अभी आप ये नहीं कहते कि मैं बेहतर कर सकता हूं, आप ये कहते हैं कि बाबू भाई ठीक नहीं कर रहा। कहना आप यही चाहते हैं कि मैं ज्यादा समझदार आदमी, ज्यादा योग्य आदमी, मैं इसको इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन अभी कहते हैं आप ये कि बाबू भाई ठीक नहीं कर रहे। इससे कोई हल नहीं होता, इससे कोई हल नहीं होता। ज्यादा ईमानदारी की बात यह है कि आप कहें कि इस काम को मैं बेहतर कर सकता हूं, ये काम मुझे सौंप कर देखा जाए, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, तो आपको निंदा करने से बचने की सुविधा हो जाए। और आप कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी आपको 2 दफे सोचना पड़े, क्योंकि कौन नहीं कर रहा है इसको कहने में किसी को सोचने की जरूरत नहीं। फला आदमी ठीक नहीं कर रहा है, इसे कहने में क्या दिक्कत, लेकिन मैं ठीक करूंगा तो आपको 1000 दफे सोचना पड़े, सोच विचार के कदम उठाना पड़े।
तो अगर ये कमेटी में रोज रोज की आपको एक दूसरे की चिंता बंद करनी है तो एक ही उपाय है कि आप ऑफर, अपना निमंत्रण दे दें कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा। 6 महीने के लिए आपका कमिटमेंट है, आप करके दिखाएं, इसमें कोई अड़चन नहीं। काम बराबर बांट दिया जाए, जो भी ऑफर दे उसको काम बांट दिया जाए। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी काम करता है तो काम के 2 हिस्से हैं। एक काम की तकलीफें वो हमारे ख्याल में नहीं होती, एक काम की भूलें हैं वो हमारे ख्याल में होती, एक काम का परिणाम है वो भी हमारे ख्याल में नहीं होता। तो जब भी आप सोचने बैठेंगे कि ये मैं कहने जा रहा हूं कि ये काम बाबू भाई से छोड़कर हर्षद को, तो मैं सब सोच लूं कि इस काम की तकलीफें कितनी हैं, इस काम की व्यवस्था कैसे होने वाली है, इसके परिणाम कितने हो रहे हैं, जो अभी कर रहा है व्यक्ति वो क्या कर रहा है, पूरी बात समझ लें, तभी आप ऑफर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस अपने भीतर से ये बात ही छोड़ दें, हमेशा ऑफर लेके आ जाएं कि ये काम मैं करना चाहता हूं, तो आपको काम मिलना चाहिए और मैं तैयार हूं इसके लिए, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं। जो आदमी खुद कह रहा है, अब इससे बड़ा और क्या गवाही हो सकती है कि वो आदमी करेगा, ठीक है, इसमें क्या है ऐसी बात। इसमें कोई 25 आदमी वोट करें तब पता चलेगा आप योग्य हैं, आप 25 को समझाने जाएं कि मैं योग्य आदमी हूं, इस सब की क्या जरूरत है। तो खड़े होकर आप कह दें कि मेरी ये योग्यता है, ये काम मैं करना चाहता हूं, ये काम मुझे सौंपा जाए, आपको एक्सपेरिमेंटली पार्ट काम सौंपा जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, आप काम करें, डिवीजन कर लें। तो हम ये बातचीत तो करते हैं कि डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन जरूर होना चाहिए, लेकिन किसको काम सौंप दिया जाए उसके लिए ऑफर करना शुरू करें। एक नया प्रयोग होगा और कीमती होगा। और मैं मानता हूं कि जहां भी मित्र इकट्ठे हों वहां इलेक्शन बुरी बात है, क्योंकि इलेक्शन तो दुश्मनी खड़ी करती, मित्रता तोड़ती। ऑफर अच्छी बात है, सीधा ऑफर करते और हिम्मत की बात भी है। और आप पे जुम्मा भी पड़ता है, पीछे आपको कमेटी पूछेगी भी कि भाई 6 महीने में जो जो शिकायतें आपने की थी कौन सी तोड़ पाए, काम कौन सा कर पाए। काम जरूर बांटे। इधर दूसरा मेरा ख्याल यह है कि जो भी एक व्यक्ति काम करता है कोई, उस काम को बांटना जहां तक बने ना करे। नए काम हमारे पास बहुत हैं जो शुरू करें, काम की कोई कमी नहीं। समझ लें कि अभी ईश्वर बाबू पब्लिकेशन का पूरा काम देख, लश्करी जी ने अपनी तरफ से ऑफर दिया, इसलिए मैं खुश हूं। उन्होंने कहा कि पब्लिकेशन का काम मेरा अनुभव है, प्रेस है, मैं इसको देख सकता हूं। पर मेरा मानना ऐसा है कि लश्करी जी को हम एक अलग डिवीजन, एनएसआई का एक पब्लिकेशन अलग शुरू करवा दें, नव संन्यास अंतर्राष्ट्रीय का अलग पब्लिकेशन शुरू कर दें, वो लश्करी जी को सौंप दें। किताबें तो इतनी पब्लिश होने को पड़ी हैं कि वो आप 10 अलग पब्लिकेशन करें तो भी पूरे नहीं। तो ईश्वर बाबू जो संभालते हैं वो संभालें, लश्करी जी को एक हम काम दे दें कि वो एनएसआई का पब्लिकेशन शुरू कर दें। तो 2 बातें होंगी, नहीं तो एक आदमी ऑफर भी करे, पुराना आदमी का काम भी छूट जाए और ये आदमी न कर पाए तो कल सब उलझन में पड़ जाएगा। और 6 महीने जिस आदमी को आपने काम के बाहर रखा, वो 6 महीने के बाद लेना चाहे नहीं लेना चाहे, उसकी सोचने की बात है। तो नए अपने पास काम इतने हैं कि जो है उसको तो डिवीजन करने की तब जरूरत पड़नी चाहिए जब काम ना बचे। भी काम बहुत है, नया पब्लिकेशन शुरू करें। अभी एक सन्यास का विचार ये लोग करते हैं, अंग्रेजी में पत्रिका शुरू करनी, नई कमेटी बनाए। ईश्वर बाबू पे क्यों थोपते जाते हैं? सब बड़ा मजा ये है कि हम कहते भी काम बांटना है और सब काम उन्हीं पे थोपते जाते हैं। जो भी 2 लोग 4 लोग काम करते हैं उन पे थोपते चले जाते हैं। सन्यास निकालना, उसकी नई कमेटी बना लें। अभी साबूतारा पर परमानेंट कैंपस बनाना, उसकी नई कमेटी बनाए। वो नई कमेटी चुपता संभाले, उसको पुराने से कुछ लेने देना नहीं। आपके बीच से अलग 4 लोग कर दें, वो जाने। बंबई में मैं चाहता हूं कि आज नहीं कल हमें कोई ना कोई छोटा मोटा कैंपस बनाना चाहिए बस्ती के बाहर, तो वीकेंड में कम से कम 2 दिन आप मेरे साथ रह सके। एक अलग कमेटी फॉर्म कर दें, वो उसको संभालेगी, उसको कुछ लेना देना नहीं। उसके ट्रस्टी अलग बना दें, आपके बीच से उसके सारे सेक्रेटरी सब बना दें, पर सब अपॉइंट करें। कोई इलेक्शन का वहां भी सवाल नहीं। एक परमानेंट कैंपस के लिए बंबई के लिए कमेटी बनाए, वो उनको काम सौंपें।
अगर वो कहते हैं कि अभी हिसाब किताब की व्यवस्था नहीं होती तो वो अपनी कमेटी में हिसाब किताब की अगर कल व्यवस्था करके बता दें तो हम ईश्वर बाबू से कहें कि ये भी इन पे छोड़ दो, ये व्यवस्था ठीक कर ले। सारी काम, नए काम की दिशाएं खोज लें, और काम बहुत है, काम का कोई कम सवाल नहीं है। धीरे धीरे लैंग्वेज के पब्लिकेशन को अलग कर लें। अब जैसे मराठी का लैंग्वेज पब्लिकेशन वो अटक गया है, अलग कमेटी कर लें, वो अलग अपना फंड रेज करे, वो जाने, उसको ईश्वर बाबू कोई बाधा देने नहीं जाएंगे बीच में। वो अपना फंड रेज करे, अपने फंड व्यवस्थित करे, सारा फंड काम में तो आखिर में एक आ जाने वाला है, तो ठीक है वो अपना अलग करता है। मराठी का अलग कर दें, धीरे से गुजराती का अलग कर दें, हिंदी का अलग कर दें, अंग्रेजी का अलग कर दें, धीरे धीरे बांट दें। अभी तक की सारी तकलीफ यह है लेकिन कि लेने को कोई तैयार नहीं होता है काम। और ये जो शिकायतें आपके पास आती हैं कि कोई कहता है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये मेरा मानना है कि ये आप फैलाते हैं सब जगह। क्योंकि बाजार में एक आदमी कैसे कह देगा कि हिसाब किताब आपका ठीक नहीं, और आपसे कह देता और आप चुपचाप सुन लेते हो, कह देते हैं कि हाँ ठीक नहीं। बड़ी हैरानी की। अगर हिसाब किताब ठीक नहीं है तो उसके लिए ईश्वर बाबू अकेले जिम्मेवार नहीं है, आप भी जिम्मेवार हैं। और अगर आपने जोर से कह दिया होता कि नहीं हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, तो वो आदमी शांत हो गया होगा। लेकिन आप कहते हैं हाँ ये बात ठीक है कि हिसाब किताब ठीक नहीं। और हिसाब किताब में क्या ठीक नहीं है, उसे कुछ कर नहीं लेते हैं कि उसको व्यवस्थित कर लें, उसमें कौन सा बड़ा मामला है, इसमें कोई भी बड़ा मामला नहीं है। वो जो दूसरा आदमी कह देता है हिसाब किताब ठीक नहीं, वो इसलिए कह रहा है कि उसे आप जो मांगने गए वो आपको नहीं देना चाहता है, और आप भी हां भर देते हैं, वो भी इसलिए कि लौट के आपको भी ये नहीं कहना पड़ता कि मैं नहीं ला पाया हूं पैसा, हिसाब किताब भी ठीक नहीं। शांत हो, वो भी सुलझ गया, उसको देने से बचाव हो गया, आपको लाना था, वो जिम्मेदारी भी आपकी खत्म हो गई। ये मैं 2-3 साल से सुनता हूं वो ठीक नहीं, 2-3 साल के, जब से 10 साल से वही बात है। तो वो क्यों ठीक नहीं हो जाता, उसका कोई कारण समझ में नहीं आता। उसमें कोई अड़चन नहीं है, अड़चन कुल इतनी है कि पैसे की आपके पास कमी है। तो अगर आप हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रखें तो काम आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा मामला है कि अगर आप ठीक व्यवस्थित आदमी को सारा हिसाब किताब सौंप दें, बसंत जी भाई बिल्कुल व्यवस्थित हिसाब कर सकते हैं, उनको आप सौंप दें, तो काम में आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप काम करेंगे तो अव्यवस्था होगी। और अगर बसंत जी भाई को व्यवस्था रखनी तो फिर काम रुकेगा। अब आपके पास एक पैसा नहीं है बैंक में, और ईश्वर बाबू 40,000 रुपए की किताब छपने भेज रहे हैं, तो बसंत जी भाई को रोकना चाहिए कि ये पैसा कहां, नहीं तो ये 40,000 आएंगे कहां। अब वो किसी से पेपर ले रहे हैं, उसको कह रहे हैं महीने भर पैसा देंगे, और 3 महीने तक उसको घूम फिर कर रहे हैं। किसी से छपवा रहे हैं, उसको 4 महीने तक घूम फिर कर रहे हैं। इससे लेके कहीं उसको दे दिया, कहीं उससे लेके उसको दे दिया, तो हिसाब ठीक हो नहीं सकता है। अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो आपको फंड्स रेज करने पड़ेंगे, तो आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि हिसाब से आप कर सकें। 10,000 रुपए किसी को देना है तो हिसाब से दे सके। अब वो 10,000 तो है नहीं आपके पास, तो 2 उपाय हैं, या तो गैर हिसाब से काम चले, और या काम बंद हो जाए, हिसाब साफ रहे। क्योंकि अगर आपके पास बैंक में रुपया नहीं तो जो हिसाब वाला है वो आदमी कहेगा कि ईश्वर बाबू आप ये चेक कैसा काट रहे हैं, वो चेक काटते हैं, वो लौटता रहता है। हिसाब वाला आदमी कहे चेक नहीं काटना चाहिए क्योंकि पैसा तो है नहीं आपके पास। अब वो कहते हैं जब तक लौटेगा आएगा तब तक 15 दिन का वक्त मिलेगा, तब तक कुछ करेंगे, मगर यह तो गलत। तो मैं भी जानता हूं कि ये गलत है, और जिसके पास से लौटेगा वो कहेगा भाई मामला क्या है, हमसे कह के जाते हो वक्त पे देंगे और ये पैसा तो आता नहीं। अगर इसको वक्त पे देना तो आपके पास है ही नहीं,
और तब आप अगर हिसाब से चलते हैं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब पैसा आएगा तब काम होगा, और वो होगा नहीं। अब उन्होंने जो किया हुआ है वो बिल्कुल गोलमाल है। गोलमाल इसलिए है कि उसके सिवा कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो हम सब उनकी आलोचना कर लेते हैं कि भाई ये व्यवस्थित होना चाहिए हिसाब। वो भी हिम्मत नहीं करके कहते कि ये हो नहीं सकता है। वो भी कहते हैं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको मानना है कि हिसाब का ठीक होना बड़ी ऊंची बात है। सबका मानना है ऐसा, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बड़ी ठीक बात। तो उसको कोई इंकार भी नहीं करता कि ये सभी वक्त पे जरूरी नहीं कि ठीक बात हो। हिसाब का ठीक होना बहुत लग्जरी है। आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो हिसाब ठीक हो सकता है। जरूरत ज्यादा हो और पैसा कम हो तो आपका हिसाब कभी ठीक नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी बहुत भूल चूक चलेगी। तो अभी पैसा बिल्कुल नहीं हो, काम भारी, उन पर पैसा एक नहीं है, लेकिन ईश्वर बाबू कहते हैं 2 लाख का साहित्य बेचा है और पैसा एक नहीं, तो वो 2 लाख का साहित्य आता कैसे? एक किताब छपवाते हैं, उसको बेचते हैं, उसी में से पैसा निकाल के दूसरी छपवाने की कोशिश में लगते हैं। कभी मीटिंग का पैसा किताब में डाल देते हैं, कभी कैंप का पैसा किताब में। आप कहते हैं कि सब व्यवस्थित होना चाहिए, किताब का पैसा किताब में जाना चाहिए, कैंप का कैंप में जाना चाहिए, मीटिंग का मीटिंग में जाना। वो जा सकता है, लेकिन तब मीटिंग होना भी मुश्किल, कैंप होना भी मुश्किल और किताब छपना भी मुश्किल। जो तकलीफ है वो कुल जमा इतनी है कि आपके पास फंड्स कम हैं और काम रोज बढ़ते जाने वाला है। अब कोई 100 पब्लिकेशन हो गए और ये कुछ भी नहीं है। अभी लहरू के पास कोई 5000 घंटों के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जो कि पब्लिश शायद हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि रोज मैं बोलता जाऊंगा। वो पब्लिश आप करेंगे तो पीछे के वो 50,000 पेज वो पब्लिश आप नहीं कर सकते। तो मेरी, अगर आपको हिसाब ठीक करना है तो फंड रेज करिए, लेकिन आप फंड रेज करने से बचने के लिए हिसाब ठीक नहीं है ये बातचीत करते हैं। ये कभी होने वाला नहीं। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपका फंड कभी भी काम से ज्यादा हो जाएगा, ये मैं आपसे कह देता हूं, ये कभी होने वाला नहीं कि आपका फंड आपके काम से ज्यादा हो जाएगा। इसकी कभी भ्रांति में नहीं पड़ना। आप कितनी फंड करो वो कम पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति समझ के आपको जो भी काम करने वाला है उसके डिफेंस में होना चाहिए। बाहर तो डिफेंस में ना हो कि आप उसके प्रचारक बनते हैं, तो हिसाब कुछ ठीक है। ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये पता कैसे चलता है किसी को हिसाब ठीक नहीं। और फिर भी ऐसा नहीं कि वो हिसाब नहीं देते थे, साल भर के बाद तो हिसाब दे देते हैं, ऑडिट हो जाता है सारा, नहीं तो आपका ट्रस्ट नहीं चल सकता है। तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आप सबके हाथ में पकड़ा दें, जो भी कहता है हिसाब ठीक नहीं, और आपको सच में रत्ती पाई का हिसाब ठीक रखना है, तो फंड इतने रेस कर लें कि रत्ती पाई का हिसाब ठीक हो सके। और मैं मानता हूं जिस दिन आप फंड रेस कर लें, ईश्वर बाबू को मैं बिल्कुल छुटकारा दे दूं, सारा काम आपको सौंप दूं। और अभी अगर सौंप दूं तो सारा काम बंद हो जाएगा, ये मैं जानता हूं, हिसाब आपका बिल्कुल साफ रहेगा। तो मेरे लिए हिसाब से काम बड़ी चीज है। और आपको ऐसा लगता है कभी कि हिसाब बहुत बड़ी चीज है। हिसाब का क्या मतलब है? वो हो गया और नहीं हुआ तो क्या होने वाला है? आखिरी हिसाब में हिसाब की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। काम का सवाल है कि वो काम कैसे बड़ा हो। तो इस सब जो आपकी बात में सुनता हूं उससे मुझे जो हैरानी होती है वो ये होती है कि वो सारी अप्रोच नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। क्या क्या गलती हो रही है उसकी बहुत चिंता मत करिए। जहां जितना बड़ा काम होता है वहां उतनी बड़ी गलती होती है। अगर अमेरिका में किसी आदमी को सबसे ज्यादा गालियां मिलती है तो वो कोई चोर या बदमाश को नहीं मिल रही, वो राष्ट्रपति को, निक्सन को मिलेगी। वो कोई हत्यारे को नहीं मिलने वाली। अगर सबसे ज्यादा बदनामी होती है तो वो राष्ट्रपति की होने वाली है, वो कोई बदमाशों की नहीं होने वाली बदनामी। इस ख्याल में मत रहना कि बदनामी बदमाश की होती है। बदमाश को कौन पूछता है कि बदनामी करने की जरूरत किसको है? तो उसका कारण ही होता है कि जो काम करने जाएगा वो झंझटों में तो खड़ा होने ही वाला है। प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, वो किसी की बपौती थोड़ी, प्रॉब्लम्स तो चारों तरफ खड़े हुए।
अब कोई वियतनाम निक्सन थोड़ी पैदा कर लेता है, वियतनाम तो खड़े हुआ है पहले से, वो निक्सन फंसेगा उसमें, वो कुछ भी करेगा फंसेगा, क्योंकि दुनिया डिवाइडेड है। अगर वो आ करेगा तो बा उसके खिलाफ, अगर वो बा करेगा तो आ उसके खिलाफ है। इस भ्रांति में पड़ने नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को कि वो कोई आलोचना से बच जाएगा। काम करना तो आलोचना होगी, एक ही उपाय है, आलोचना से बचना हो तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो इस प्रसन्नता में कभी नहीं रहना चाहिए कि मेरी कोई आलोचना नहीं कर रहा, उसका मतलब ये केवल आप बिल्कुल बेकार आदमी हो, और कोई मतलब नहीं। यानी कोई आलोचना योग पा ही नहीं रहा, मामले ही कुछ नहीं पकड़ में आ रहा कि आप कुछ हिलाएं डुलाएं तो कुछ गलती हो, कुछ भूल चूक हो, कुछ हो। तो पॉजिटिव थोड़ी सी फिक्र करें और काम के नए आयाम खोजें। जो ये भी मैं जानता हूं कि आलोचना और उस सब के पीछे एक और बुनियादी साइकोलॉजिकल कारण है, और वो ये है कि जब एक व्यक्ति दो व्यक्ति काम करते हैं तो बाकी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। काम करने की भी सहज आकांक्षा है, स्वाभाविक है और अच्छी है। अब अगर ईश्वर बाबू सारा काम कर रहे हैं तो ठीक है, आनंद भाई क्या कर रहे हैं, बाबू भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है वो कर रहे हैं, तो उनके पास आलोचना बचेगी। वो भी काम है, पर वो करेंगे क्या? तो मेरा मानना यह है कि उनको भी काम होना चाहिए। अगर उनको भी आलोचना से रोकना है, व्यर्थ के काम से रोकना है, तो कोई सार्थक काम, सबके पास क्रिएटिव फोर्सेस हैं, वो नहीं हो, पड़ी रहेंगी तो बेकार हो जाएंगी। तो काम को बढ़ाएं नए डायमेंशंस में। एक कमेटी बनाएं जो कि बंबई में अलग कमेटी बना दे, उसका जुम्मा इस काम करने वाले ग्रुप पर नहीं हो, आपके बीच से बनाएं, बाहर से नए मित्र लाएं, एक कमेटी बनाएं जो कि एक परमानेंट कैंपस बंबई में, बंबई के बाहर सोचे कि कम से कम वीकेंड में 2 दिन 100-200 लोग मेरे पास रह सके नियमित रूप से सदा। तो ये आपके मिलने जुलने का भी भाव कम हो जाए, परेशानी भी कम हो जाए, ये मामला भी हल हो जाए, लोग थोड़ा ध्यान में भी जा सके। तो एक कमेटी बनाए और ऑफर कर ले कि कौन उस कमेटी में जाता है, वो जाने, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं, इस फंड से उसका कुछ लेना देना नहीं, नया फंड उसको खड़ा करना है, नया ट्रस्ट बनाना है, नई उसको फिक्र कर लेनी और उसकी सारी व्यवस्था उसको करनी है। इसलिए जो जो कमी इसमें दिख रही हो वो उसे उसमें दिखा देनी कि ये कमी यहां नहीं रहेगी। एक साबूतारा कैंपस बनाना है तो वो अभी ₹1,00,000 का उन्होंने बातचीत की, ₹1,00,000 के प्रॉमिस भी हो गए। तो वो मैंने जयंती भाई से कहा कि आप ही संभाल लें। जयंती भाई उसमें रहे, लश्करी जी उसमें रहे, मृदुला बैंकर है उसने ऑफर किया, वो 3 उसमें रहे, और 2-4 जो उनको कोऑपरेट करवाना हो उनको करवा लें, जो ऑफर करें वो उसमें सम्मिलित हो जाए, वो एक अलग कैंपस अपना खड़ा करें। एक यहां बंबई के बाहर एक कैंपस खड़ा करना जो वीकेंड में काम आ सके। अब बाहर से बहुत से मित्र आने शुरू हुए हैं, आपके पास जरूरत पड़ेगी कि एक कम से कम एक गेस्ट हाउस जैसा, चाहे उसमें पेड़ रख सकें आप, बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए इंतजाम कर लें, 10-20 लोग यहाँ रुकेंगे, नियमित रुके रहेंगे, और वो आपको पीछे बहुत काम पड़ जाने वाले हैं। तो एक गेस्ट हाउस बना लेना पड़ेगा, उसमें कोई 10, 15, 16 लोग रुक सके, सिर्फ गेस्ट हाउस में रुक सके, खाना वो अपना कहीं भी खा लेंगे, वहां जो रुकने का वो आपको किराया दे देंगे, कोई व्यवस्था एक कमेटी उसके लिए बना दें, वो अलग अपनी व्यवस्था करे। पब्लिकेशन में NSI का पब्लिकेशन अलग कर दें, एक नया पब्लिकेशन शुरू कर दें, उसकी सारा फंड सारी व्यवस्था अलग कमेटी करे। केंद्र बेचेगा, केंद्र को कमीशन मिल जाएगा, आप केंद्र का कुछ बेचेंगे, आपको केंद्र कमीशन दे देगा। बेचने का सारा काम चाहे आप केंद्र से ले लें, लेकिन पब्लिकेशन का और सारी व्यवस्था का और सारे फंड का अपना इंतजाम कर, उसमें आप व्यवस्थित हिसाब बना लें कि ये इस तरह हो सके। यहाँ वुडलैंड के खर्च की व्यवस्था का सारा इंतजाम उसकी अलग कमेटी बना दें, वो एक आदमी पे क्यों थोपते चले जाएं, उसकी अलग कमेटी बना दें, वो लोग समझे। और 2-4-6 महीने में सारी कमेटियां मिल लें, सारे लोग आपस में बातचीत कर लें, कौन क्या कर रहा है, क्या एक दूसरे को कोऑपरेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, सारी फिक्र करें। पुराने काम को बाद में बांटना शुरू करें, नए काम को लेना, जैसे मराठी का पब्लिकेशन ले डालें, एक कमेटी अलग करें, अंग्रेजी का पब्लिकेशन अभी नया है उसको अलग कर लें, उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं। धीरे धीरे सब लैंग्वेज का बांट डालें। अब काम तो इतने हैं, जैसे कि मैं समझता हूं कि आपको
टेप रिकॉर्ड्स बेचने शुरू करने चाहिए। वो भी इन्हीं पे थोपते जाते, तो उसका परिणाम क्या होता है कि इतना काम हो जाता है। यानी मैं तो कभी देख के कि ईश्वर बाबू सबको कैसे करते हैं, हाँ वो जरा हैरानी का काम, क्योंकि वो अपनी डायरी में कहीं भी नोट कर लेते हैं, सब घोलमेल रहता है और उसमें वो करते रहते, उसमें 25 हाँ पत्र व्यवहार रात 1 बजे तक वो अपना पत्र व्यवहार लिखेंगे, जब तक कि गुणा उन पर बिल्कुल सवार नहीं हो जाती। तो कठिनाई होने वाली है और दयनीय मामला हो, क्योंकि इतना ज्यादा सिर पर बोझ हो जाता है और फिर आलोचना के समय कुछ मिलती नहीं किसी को। टेप की एक अलग व्यवस्था कर, एक अलग कमेटी बना दें जो टेप, क्योंकि टेप धीरे धीरे आपकी किताबों जैसे ही बिकने लगेंगे। एक अलग पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो टेप ही बनाया और प्रोफेशनल ढंग से बना के बेचे। तैयार रहने चाहिए। अगर 50 रुपए में बाजार में टेप मिलता है, आप 60 रुपए में 10 रुपए आपका प्रोफेशनल टेप करने का और सारी व्यवस्था का खर्च बिल्कुल तैयार होने चाहिए। ठीक अपनी किताब की दुकान, किताब की जहां किताब बिकती है वहीं अपना टेप भी बिकना चाहिए, हर लेक्चर की सीरीज के इकट्ठे टेप। क्योंकि मैं अगर कम जाऊंगा बाहर और मैं कम जाऊंगा तो आपका टेप का सेल जोर से बढ़ जाएगा। जगह जगह टेप रिकॉर्डर पर लोग सुन रहे हैं। और हैरानी की बात है कि अभी मुझे अमृतसर में खबर दी कि बराबर 300-350 लोग नियमित हर रविवार को इकट्ठा होकर सुनते हैं। अभी आपकी महावीर वाणी को 500-600 लोगों ने पूरे हाल में पैक होकर सुना, तो सुनने लगेंगे। टेप का एक अलग डिपार्टमेंट कर दें, वो जाने, उसकी कोई रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। अब तो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड है, कोई 40 मिनट की स्पीच उसमें आ सकती है। जो लोग टेप नहीं भी खरीद सकते हैं वो भी 150 रुपए का ग्रामोफोन तो खरीद ही सकते हैं किसी भी गांव में। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स बना लेना चाहिए, उसका एक अलग इंतजाम कर देना चाहिए। इस सबको बांटना चाहिए। अब सन्यासी आपके पास हैं, उनको अलग काम बांट देना चाहिए कि वो अपना अलग काम कर लें। इसको अगर बांटें तो ये लाखों लोगों तक पहुंच जाए, और बांटें तो जितने लोग कर सकते हैं उनकी सबकी कैपेसिटी का उपयोग हो जाए। और 1000 ढंग सोच सकते हैं। अब यहां तो सारे मित्र हैं, वो जो भी करते हैं अपना काम, उस काम से इस काम के लिए क्या लाभ पहुंच सकता है उसके लिए विचार कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना हो तो उसके परमानेंट सोर्सेज होने चाहिए। रोज रोज मांगने वाले काम बहुत देर तक नहीं चल पाते। अब सारे लोग इतने समझदार हैं, सोच विचार वाले हैं, धंधे हैं, व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि चाहे तो एक गवर्नमेंट से लोन लेके एक कोई स्मॉल इंडस्ट्री डाल दें। सन्यासी मैं आपको दे दूंगा जो सिर्फ खाने और कपड़े पर पूरा का पूरा काम कर लेंगे। आपके लिए 10, 20, 25 हजार रुपए महीने की स्थायी व्यवस्था हो जाए। कोई एक्सपोर्ट का काम हो वो आप सोच लें, बंबई से ना हो सके कहीं देहात में 20 सन्यासियों को बिठा के वो काम करवा दें। आपके पास स्थायी सोर्सेज हो जाने चाहिए। किताब का सोर्स इतना बड़ा है कि मैं नहीं मानता कि आप अगर सिर्फ उसका ही पूरा उपयोग कर पाए तो आपको कोई किसी से मांगने की जरूरत रह जाए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं रह जाए। कोई कठिनाई नहीं कि हिंदुस्तान में हम 5000 ऐसे ग्राहक नाम नोट कर लें रजिस्टर, जिनको किताब निकलते से प्रेस से चली जानी चाहिए सीधी बीपी। 5000 का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ अप्रोच की बात है कि हम 5000 ग्राहक पूरे मुल्क में ऐसे तय कर लें कि जिनका नाम रजिस्टर्ड है, सीधा प्रेस से किताब छपेगी और बीपी से उनको चली जाएगी। और वो बहुत खुश होंगे क्योंकि इतने परेशान हैं कि लिखते हैं किताब नहीं मिलती, पूछते हैं महीनों लग जाते। उनको खुशी होगी कि सीधा प्रेस से उनको किताब मिल जाए, नई किताब छपे। आप 10,000 से कोई किताब कम मत छापें, 5000 किताबें सीधी प्रेस से चली जाएं, आपका सारा पैसा लौट आता है। अब 5000 आप चुपचाप बेचते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौगने आप दाम रखते हैं किताब के। अगर 5000 की किताब आप छापते हैं तो सारा 40% कमीशन दें तो भी आपको उसमें 5000 बचने ही है, सारा खर्च बच मिटा के।
अगर आप साल में 20 किताब छापते हैं तो आपको लाख रुपया तो ऐसे सहज आ जाता है, तो कोई सवाल नहीं। ये 20 किताबें धीरे धीरे सब लैंग्वेजेस में छाप लेनी है। और इसका जो मैं मानता हूं बाबू भाई, इसको ठीक प्रोफेशनल ढंग से किताब को व्यवस्था दें, इसका ठीक एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करें, जैसा आप अपनी और कोई चीज के पैदावार पे खर्च करते हैं। और आपके ख्याल में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई किताब आप छाप के 3000 किताब 5 साल में भी नहीं बेच सकते। कोई बड़े से बड़ा पब्लिशर नहीं बेच पाता है। और आप 3000 किताब 2 महीने में बेच लेते हैं, और अव्यवस्थित है सब। मैं बड़े से बड़े पब्लिशर से बात किया, वो कहते ये मुश्किल मामला है, क्योंकि 3000 किताब बिक जाए 5 साल में एक एडिशन तो बड़ी बात है। हिंदुस्तान में पढ़ता कौन? आप 2 महीने में बेच लेते हैं। आपकी किताब छप के प्रेस से आती है और आपको महीने भर में लिखना शुरू करना पड़ता है, जो किताब खत्म हो गई। 5-7 किताबें हमेशा आउट ऑफ प्रिंट आपकी पड़ी है, और उनके ग्राहक रोज लिख रहे हैं आपको कि वो हमें किताब चाहिए। इसको तो बिल्कुल प्रोफेशनल कर देना चाहिए, जैसा कि पब्लिशर करता है। इसको बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से व्यवस्थित कर देना चाहिए। आपको हर हालत में 5 लाख रुपया साल किताब से मिल सकते हैं, अगर आप उसको प्रोफेशनली ढंग से व्यवस्थित कर दें। फिर उसका ठीक एडवर्टाइजमेंट करें, उसका एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें, क्योंकि आज की जो सारी की सारी व्यवस्था, आप अपने धंधे में जैसा सोच के चलते हैं, ठीक वैसा उसके लिए सोचें। अगर आप 5000 किताब पर खर्च करते हैं, तो आपको 1000 रुपए किताब के विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए, और सारे मुल्क में विज्ञापन चलते ही रहने चाहिए। कोई भी कारण नहीं है कि 10 लाख रुपए की किताब आप हर साल में ना बेचे, कोई कारण ही नहीं, बिना किसी दिक्कत के। और जल्दी बाहर की लैंग्वेजेस में किताबें पब्लिश हो जाएंगी, तो आपको ख्याल में नहीं है कि हिंदुस्तान से अगर कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा पैसे पश्चिम से ला सकती तो वो किताब है। क्योंकि पश्चिम में कोई भी किताब 50 रुपए से कम में तो मुश्किल हो जाती है। 200-250 पन्ने की किताब है तो 40-50 रुपए दाम हो जाता। आप उसको यहां इतने सस्ते में छाप लेते हैं, क्योंकि लेबर का तो कोई चार्जेस ही नहीं है। अगर एक दफा पश्चिम में आप किताब के लिए मार्केट खोज लेते हैं, तो आप फिक्र छोड़ दें कि कौन आपसे क्या कह रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके पास देने आए तो भी आप सोचें कि लेना है इससे कि नहीं लेना। और पश्चिम में मार्केट खोजने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सड़ी और व्यर्थ की किताबें योग और धर्म के नाम पर पश्चिम में खप रही, जिनका कोई भी मूल्य नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। इसको थोड़ा व्यवस्थित करें और इस सब की कमेटी बांटे। जैसे समझ लें कि बाहर का मामला है, एक अलग कमेटी बना दें कि हिंदुस्तान से बाहर के लिए जो भी पब्लिकेशन का इंतजाम करना है वो कमेटी करेगी। इसको क्यों थोपना इनके ऊपर। वो कांटेक्ट बनाए, वहां पब्लिशर्स को लिखे। अब हमारे सन्यासी भी बाहर हैं, वो आपके सहयोगी हो जाएंगे। किताब छापे, यहां पश्चिम में बेचें। 5 रुपए में यहां वो किताब बनती है, पश्चिम में वो 50 रुपए में बिकती है। और मैं तो मानता हूं न केवल ये, बल्कि आपका अगर ठीक से व्यवस्थित हो जाए तो कुछ किताबें ऐसी जो मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि साधक के लिए उपयोगी हो जाएंगी, उनको भी हम छापे में पश्चिम में बेचें। वो भी आपके लिए काफी उपयोग की बात हो जाए। पश्चिम में तो टेप मजे से बिक सकते हैं, कोई अड़चन नहीं। इसके लिए अलग कमेटी बना लें, हिंदुस्तान के बाहर के काम के लिए अलग कमेटी बना लें, जो उसकी ही फिक्र में लगे और उसकी लिखना पढ़ना करस्पॉन्डेंस वो सारा उपयोग करे। इस सब के लिए ऑफर कर दें, एक दफा मीटिंग बुला लें सारे मित्रों की और ऑफर कर लें कि कौन इस काम को लेना चाहता है वो ले ले और उसको संभाले। एक दफा जब आप अपनी प्रतिभा दिखा पाए किसी नए काम में, तो मैं किसी पुराने काम को भी ईश्वर बाबू को कहूं भाई ये काम फला व्यक्ति को सौंप दे, तो कोई अड़चन तो किसी को है नहीं सौंपने में। लेकिन अभी अड़चन ये है कि किसको सौंप देना है, और जिसको सौंप देंगे वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जहां तक मेरा मानना है
कि करने वाला कुछ ना कुछ करने में लग जाता है बहुत जल्दी। तो कुछ भी करने के लिए चुन लें और उसमें लग जाए। अब कैंप का मामला है, वो अलग कमेटी रखना, कैंप की कोई बात ही नहीं उठाए, फिर वो कमेटी संभालेगी, कहीं भी कैंप हो, कुछ भी हो। और चूंकि अब तो मैं ज्यादा देर यहां रुकूंगा तो बंबई के पास ही ज्यादा से ज्यादा कैंप लेने का है। पीछे तो मेरा ख्याल है कि अपने को साल में 3 या 4 कैंप फिक्स कर लेने चाहिए, तारीख भी, स्थान भी, सदा के लिए। तो लोगों को पता ही है कि उस तारीख में फला जगह कैंप होगा ही। लोग बिना पूछताछ किए भी सीधे आ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। वो एक कमेटी अलग कर दे। मीटिंग्स आपको अब रखनी पड़ती है साल में 4-6, उसकी अलग कमेटी कर दे। और फिर इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं। और हर कमेटी अपने फंड की फिक्र करे। कठिनाई वहां से शुरू होती है कि आप काम भी चाहते हैं, साथ में उसका फंड भी ले लेना चाहते हैं, तब आप अड़चन में डाल देते हैं और अड़चन में पड़ जाते हैं। और इसलिए वो काम नहीं छूट रहा है। जो कठिनाई मुझे समझ आती है, ईश्वर बाबू को आप सब कहते हैं काम बांट दें। उनकी तकलीफ है कि काम तो बांटने में कौन सी तकलीफ है, लेकिन काम के पीछे आप फौरन कहते हैं इसके लिए फंड, वो तो है नहीं देने को, तो फंड नहीं बांटते, इसलिए काम भी नहीं बढ़ता, फिर वो काम भी अटक जाता है। जैसे अगर आपको कहें कि आप मराठी के पब्लिकेशन को आप संभालें, तो आप कहते हैं इसका फंड दो, फंड उन पे ही नहीं है, तो फंड कहां से देना, इसलिए वो बात वहीं अटक कर रह जाती है। काम ले ले, फंड की बात ना करें, फंड अपना व्यवस्थित करने की शुरू करें। और फिर जिनके पास आप जाते हैं उनको कहें कि अब ये काम मैं कर रहा हूं और फंड मैं, और आपको सारा हिसाब मैं पूरा बना के दूंगा। इसलिए अभी हम शर्त से लेते हैं आपसे कि हिसाब आपको पूरा दिया जाएगा, इसका कोई हिसाब गड़बड़ नहीं होगा। और मैं भी मानता हूं कि आपको हिम्मत से कह भी सकते हैं जब काम आपके हाथ में, काम ही आपके हाथ में नहीं, हिसाब कोई रखता है, काम कोई रखता है, पैसा लेने आप जाते हैं, वो तो आप क्या जवाब दें, आपको कुछ पता भी नहीं होता। इसको ऐसा करें, इसमें मुझे कोई बहुत अड़चन नहीं दिखाई पड़ती है। और बढ़ते काम में अड़चनें बिल्कुल स्वाभाविक है। और काम इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 साल में आपकी कल्पना में नहीं हो सकता, उतना बड़ा हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों में मत पड़े रहें, उसके बड़े होने में लग जाए। मुझे कोई पॉजिटिव ऐसी कोई झंझट नहीं दिखाई पड़ती है कि कोई उलझाव है या कोई बड़ी तकलीफ है। तो इस भांति थोड़ा सा सोचें